कटोरा लेके खड़े हुए हैं। और जो डिफेंस बजट है वो एज यूजुअल डिफेंस बजट बढ़ाया गया है। इसके लिए आपको मालूम ही है कि हमें हर वक्त डराया जाता है कि भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है, हमें भारत से बचना है, हमें इससे बचना है, उससे बचना है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंतहाई टेंशन है, उस वजह से चीन को मोबिलाइज अपनी फौजें करनी पड़ी हैं। तो पहले ही जो है वो हम कशकोल लिए हुए हैं, जेब हमारी फटी हुई है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं मदद की। बेगर्स आर नेवर चूजर्स। अगर आप फकीर हैं, आप दूसरों से भीख मांग के खाते हैं, तो फिर आपकी अपनी तो कोई नहीं होती ना। हम तो सारा कर्जा उतार देंगे अगर इन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर टैक्स लग जाए कि जी आपके पास दिमाग कम है तो आपको इतना इतना कर्जा, वो इतना इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह के फैसले कर रहे हैं। आपकी 90,000 फौज ने हथियार डाल दिए क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं नहीं समझता कि एक इंडस्ट्री भी आएगी, एक चाइनीज इंडस्ट्री भी आके यहाँ लगाएगी, जब उनको इससे 4 गुना सस्ता अपने मुल्क में वो बना सकते हैं, तो वो क्यों यहाँ पर लाकर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। और देखिए, सन 71 में पाकिस्तान ने हथियार डाले और बांग्लादेश बना, ठीक है जी। उससे पहले मिड 60s में जो ये थे इंडिया के जो सदर बने बाद में, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो है ये पाकिस्तान आए मिड 60s में। अपने जब इन्होंने पीएचडी की थी, उन्होंने आकर मिले मुख्तलिफ लोगों से और उन्होंने कहा सियासतदानों से कि मैं यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। इन्होंने उनको ग्रेड 17 की नौकरी नहीं दी जी। लास्ट ईयर जो मतलब पिछला बजट जो हमारा था उसमें तकरीबन 6,600 अरब का बजट था लास्ट ईयर, और इस साल सुना है कि जी 8,800 अरब का बजट है। और इसमें से जो डेवलपमेंट का बजट है वो उसमें इन्होंने कट लगा दिया है और उसको कम किया गया है। और जो डिफेंस बजट है वो एज यूजुअल डिफेंस बजट बढ़ाया गया है। इसके लिए आपको मालूम ही है कि हमें हर वक्त डराया जाता है कि भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है, हमें भारत से बचना है, हमें इससे बचना है, उससे बचना है। इसलिए जो हमारा डिफेंस बजट है उसमें इस दफा फिर पैसे बढ़ाए गए हैं और बजट उनको ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा हम काम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही, हम जीरो पे नहीं, हमने सुना है कि हम माइनस में चले गए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी इंडस्ट्री हमारी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है, जीरो पर है या फिर माइनस में चली गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी लाइन से हम बहुत ज्यादा नीचे जाते जा रहे हैं। एक साल के दौरान शुगर माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया सभी हमें लूट कर खा रहे हैं। आवाम को कोई खास फायदा पहुंचता हुआ हमें तो नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो आम पब्लिक है उसको बजट से ना कोई उम्मीद लग रही है और ना ही पहले कुछ उसको मिला है। जो रेवेन्यू जनरेट करने का वादा दावा किया था हुकूमत ने उसमें भी वो फेल हो चुकी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे हम एज यूजुअल कटोरा लेके खड़े हुए हैं और वो हमें हिदायत दे रहे हैं कि हमारा बजट कैसा बनेगा। तो हम कब तक इस तरह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से ही पूछ पूछ के बजट बनाते रहेंगे और अपने लोगों को मुसीबत में डालेंगे। हफीज शेख पाकिर साहब जो कि गवर्नर स्टेट बैंक है और नदीम बाबर एडवाइजर जो है उनकी अपनी ही जो है वो पावर की और इस तरह की कंपनीज चल रही है। तो जो लोग जैसे कि रजाक दाऊद साहब हैं जो कि अपनी ही कंपनीज चला रहे हैं, इन लोगों से कहा गया है कि वो बजट बनाए। ये सब लोग कारोबारी हैं, ये अपना मतलब अपना फायदा देखेंगे, अपना मुनाफा देखेंगे या अवाम को रिलीफ देंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरा ख्याल है कि हमारे मेहमान हमें कुछ बता पाएंगे, हमें कुछ समझा पाएंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ डॉक्टर बशारत, आप क्या कहते हैं किस तरह का बजट आ रहा है, फिर दोबारा कमर तोड़ महंगाई आने वाली है या क्या होने जा रहा है। देखें, अवाम की जो कमर है वो तो वैसे ही टूट चुकी है पिछले 2 साल में, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी की कीमतों में इजाफा किया गया, टैरिफ में इजाफा किया गया, जिसमें कि बिजली का टैरिफ है, इसमें गैस का टैरिफ है, उसमें जितना ज़्यादा इजाफा किया गया और फिर जिस तरीके से आपका रुपया डिवैल्यू किया गया है, उससे हर चीज़ जो है महंगी हो गई है। जो चीज़ महंगी नहीं भी होनी थी तो हमारे ताजिर हजरात ने उन चीज़ों को इंतहाई महंगा कर दिया था। और ये जो पेंडेमिक है दुनिया में आई है, फिर पाकिस्तान में दाखिल हुई है, इससे पहले ही हमारी इकोनॉमी जो है
का बेड़ा गर्क हो चुका था और हर चीज कदर महंगी हो चुकी थी कि आम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गई। मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा रहा था, क्योंकि 2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट आपके जो है मुल्क के ऊपर इस वक्त तक आ चुका है और उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी तो वैसे ही बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसके आने से पहले ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जा चुकी थी। आपने 2 साल में जिस तरह की पॉलिसीज बनाई, आप जिस तरीके से एक ऐसे आदमी को प्राइवेट सेक्टर से लेकर आए जिसने के इस तरह के गरीब लोगों पर, आम आदमी पर टैक्सेस लगाए कि जो है वो किसी काबिल नहीं रह गया। आपने मिडिल क्लास को ख़त्म कर दिया। आपने लोअर क्लास को आप बिल्कुल जो है वो खैरात पर ले आए, उसके लिए खैराती इदारे खोल दिए, उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं इनको, ये खैराती हाल खोल दिए खाने के। हम थोड़ी बात अब्दुल्ला खान साहब से भी कर लेते हैं। आपने जैसे बात की, आपने सुना खान साहब, आपने बात सुनी, तो पहले ही जो है वो हम कशकोल लिए हुए हैं, जेब हमारी फटी हुई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं मदद की। तो आप कहाँ से देखते हैं कि इस बजट को कि किस तरह से आ रहा है और कहाँ पे आप समझते हैं एज अ सिटीजन, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारा डिफेंस बजट एक दफा फिर बढ़ा दिया गया है और हमें फौज इंडिया से डराया जा रहा है। आमतौर पे लोग कह देते हैं कि जी जो दिफाई बजट हमारा, कोई कहता है 60% है, कोई कहता है 80% है, कोई कहता है कितने परसेंट है। हमारा बिल उमूम जो डिफेंस बजट होता है वो 18% होता है, 18 और 19% के दरमियान वेरी कर रहा होता है। उसमें से हमारा जो है ना वो निसफ जो बजट है वो आर्मी के पास होता है, बाकी हमारी 2 फोर्सेस और भी हैं, नेवी भी है और हमारे पास एयर फोर्स भी है और इस तरह हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। तो हमारा पहली तो ये मिथ जो है ना वो गलत है कि हमारा बजट जो है ना वो 80% डिफेंस बजट होता है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त ये जो आपने बात की कि डराया जा रहा है, ये डराया नहीं जा रहा, हकीकत है। रोजाना की बुनियाद पर वजीरिस्तान और जो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर भी उन्होंने दबाव बढ़ा दिया है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंतहाई टेंशन है, उस वजह से चीन को मोबिलाइज अपनी फौजें करनी पड़ी हैं। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये खामखा ड्रावा दिला के तो फौज जो बजट अपना बढ़वाना चाह रही है, मैं समझता हूँ कि ये अपने इदारों के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन बिल्ड करना जो है वो मुनासिब नहीं है। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने वजह कहा कि भी इनकम्पिटेंसी भी कई जगहों पे इन्वॉल्व है, लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि पूरी दुनिया में बहरहाल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है कोविड-19 की वजह से और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी हुआ है। और मैं तो हमेशा मुल्क के हवाले से मेरी एक अप्रोच ये होती है कि पॉजिटिव चीजों को लेके चलें और नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करके उनकी करेक्शन के लिए अगर मेरे पास कोई तजवीज है तो जरूर दें। लेकिन इस तरह की अप्रोच रखना कि सब कुछ ही तबाह बर्बाद हो गया और मुल्क खुदा ना खास्ता चल ही नहीं पाएगा, मेरा ख्याल है इस अप्रोच से हमें अवॉइड करना चाहिए। सर, जहाँ तक आप डिफेंस बजट का कह रहे हैं तो मैं कोई ये नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि 80% वहां जा रहा है, लेकिन बहरहाल उसको बढ़ाया जा रहा है। ना हेल्थ में बढ़ाया है, ना एजुकेशन में बढ़ाया है, ना किसी चीज में। जब आप सारी दुनिया से पंगे लेते रहेंगे खामाखाई के, तो जाहिर आपको बजट तो बढ़ाना पड़ेगा और आपको यही है कि आपके बॉर्डर्स जो है वो इसी तरह से रहेंगे। लेकिन जो आम पब्लिक है वो असल में सफर कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा। जी डॉक्टर बशारत, आपने बात सुनी खान साहब की, आप क्या कहते हैं कि अब जो आज जो बजट पेश होने जा रहा है, जिसके मैंने आपको थोड़े से पॉइंट्स बताए थे, तो उसमें क्या देख रहे हैं हम? कुछ बेहतरी नजर आ रही है आपको या टफ टाइम ही है? मेरे ख्याल से तो टफ टाइम ही है, कुछ नहीं है। हुकूमत ने जो फैसला किया है लॉकडाउन उठाने का, इसका इतना बुरा इम्पैक्ट आया है इस कौम पर और इस तरीके से अभी हलाकतें होनी शुरू होंगी। लाहौर में जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर साहब हैं, जिनकी इतनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी है, वो झूठ नहीं बोल सकते मेरे हिसाब से। उन्होंने टीवी पर आकर कहा है कि 35 लाख से ज़्यादा लाहौर में पॉजिटिव मरीज हैं और पूरे पंजाब में उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा होंगे। ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और ये मौत के सौदागर इस वक्त पूरी कौम को मौत की वादी में धकेल रहे हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि इनको समझ आनी चाहिए। आप पूरी कौम को एक मौत की वादी में धकेल रहे हैं। एक गरीब कौम जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना कम है, उसको आप कहें कि तुम SOPs फॉलो करो और उसके बाद उसी के ऊपर डाल दो कि तुम लोग बाहर निकले इसलिए तुम मर रहे हो।
इससे ज्यादा कोई इस कौम के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। ये कौम को मारा जा रहा है, इनको समझाना होगा। इनकी जो है ब्रेन, इनको जो है ना सही लफ्ज मेरे साथ, इनकी काउंसलिंग करनी होगी और इनके साथ जो एडवाइजर्स हैं हेल्थ के, उनकी काउंसलिंग करनी होगी, उनको समझाना होगा। अदरवाइज ये ताजिर जिन्होंने खुलवाया ये सारे भी मरेंगे और साथ कौम को भी ले डूबेंगे। बिल्कुल ठीक। जी खान साहब, आपने बात सुनी। मैं तो कहती हूँ कि ये जितने जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं उनका आईक्यू लेवल ऐसा लगता है कि अगर उसके ऊपर टैक्स लगा दें कि जी आपकी जो है समझ और दिमाग कम होने पर टैक्स होगा, तो शायद खजाने वैसे ही भर जाएं। हम तो सारा कर्जा उतार देंगे अगर इन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर टैक्स लग जाए कि जी आपके पास दिमाग कम है तो आपको इतना इतना कर्जा, वो इतना इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि ये जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने सबको मरने के लिए छोड़ दिया है। हर बार यही बात करते हैं कि जी गरीब आदमी क्या करेगा, डेली वेजेस वाला क्या करेगा। भाई आप किस लिए बैठे हुए हैं? आप क्यों नहीं कोई प्लान करते? क्या कहेंगे खान साहब आप? सनतकारों को, ताजिरों को ये बता दें कि अगर तुम 2 महीने 4 महीने मुनाफा नहीं कमाओगे, तुमने इतना हराम लूट लिया है पिछले चंद सालों में कि तुम्हारी 10-50 नस्लें बैठकर खा सकती हैं। तुम 1 रुपए की चीज को 100 रुपए की, जो चीज, जो दूध अमेरिका में आपको 60 रुपए लीटर मिलता है वो तुम यहाँ पे 150 रुपए लीटर, तुम इस कौम को लूट कर खा गए हो। अब अगर 4 महीने नहीं लूटोगे, 2 महीने नहीं लूटोगे तो तुम्हारा कुछ बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा। और अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम भी इनके साथ ही मरोगे। ये नहीं है कि ये गरीब मजदूर मर जाएगा और तुम जो है उसी तरह अय्याशी करते रहोगे। अय्याशी कर करके जो है तुम जो है ना इस कौम के ऊपर मूंग तलते रहोगे। इसके डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कि जो अब जो बजट आ रहा है, क्या वो भी हम IMF और वर्ल्ड बैंक से ही डिक्टेशन लेके बना रहे हैं या खुद बना रहे हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल IMF वाले आए थे, उनके साथ इनके मुज़ाकरात हुए थे और उन्होंने इनको बाकायदा गाइडलाइंस दी हैं और उसी पर ये बजट बना है। देखिए बात ये होती है कि बेगर्स आर नेवर चूजर्स। अगर आप फकीर हैं, आप दूसरों से भीख मांग के खाते हैं, तो फिर आपकी अपनी तो कोई नहीं होती ना, जो है अपनी सोच तो नहीं हो सकती। तो फिर जो भीख देता है वो अपनी शराइत भी मनवाता है। फिर देन देयर इज नो फ्री लंच। जिन ताजिरों ने, सनतकारों ने और सरमायादारों ने इन पार्टीज को चंदे दिए हैं, मैं नाम नहीं लेता कौन सी पार्टी को दिए हैं, जो चंदे देते हैं वो फिर अपनी बातें मनवाते हैं। वो कहते हैं लॉकडाउन ना करो, हमें कमाने दो, तो वरना ये फिर चंदे जो हैं ये नहीं मिलेंगे आइंदा। तो उनकी बातें माननी पड़ती हैं, उनकी बातें माननी पड़ती हैं। देयर इज नो फ्री लंच जैसे कहा जाता है ना। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि IMF के बगैर इन्होंने बना लिया। IMF की सारी शराइत मानी है। अगर इन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई तो ये IMF ने कहा था, अगर इन्होंने तनख्वाहें कम बढ़ाई हैं तो ये भी IMF ने कहा था। ठीक है जी। इसी तरीके से और शोबों में जो इन्होंने सरमायाकारी नहीं किया ये भी IMF ने रोकी है। अच्छा, IMF प्लस सरमायादार और सनतकार ये इन्फ्लुएंस करते हैं बजट को। अब आप देखें कि जो गरीब पेंशनर्स जिनके लिए और ऐसे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको कि ये लोग एम्प्लॉयमेंट में नहीं आने दे रहे हैं, आपने जो इतने 50 ये रखे हुए हैं मुशीर, ये जो क्वालिफाइड लोगों को एम्प्लॉयमेंट में नहीं आने दे रहे हैं, उन्होंने अगर जो है अपना पैसा रखा हुआ था कि वो उससे महीने का उनको मिलता था, गुजारा करते थे, और ये 13% तक आप ले गए थे उसको शरे जो है ना इंटरेस्ट को, वो इन सनतकारों ने दबाव डलवा कर उसको जो है 7-8% पर ले आए और अभी कह रहे हैं 5% पे ले आओ। 5% पे आप ले आओ तो ये जो जिन्होंने अपने पैसे रखे हुए हैं इससे वो अपना गुजारा करते हैं, पेंशनर्स हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, आप उनका वैसे ही जो है बेड़ा गर्क कर दो। मतलब ये है कि हर तरफ से इनको सरमायादार और IMF ये चला रहा है इस हुकूमत को। ये ऐसे गलत मशवरे दे रहा है जिससे कि गरीब का बेड़ा गर्क। और अच्छा, कमाल की बात यह है कि गरीब का नाम लेकर अमीर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अरबों रुपए की सब्सिडी आप अमीर को देते हैं कि जी गरीब के फायदे के लिए मैंने दी है। आप लॉकडाउन खोलते हैं कि जी गरीब के फायदे के लिए हमने खोला होता है ताजरों के फायदे के लिए। इस तरीके से कौम को खुला धोखा दिया जा रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आप भी लगता है नून लीग में चले गए, जैसे मुझे अभी अब्दुल्ला खान साहब कह रहे थे कि मैंने भी नून लीग ज्वाइन। जी आप क्या कहेंगे अब्दुल्ला खान साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से? मैंने तो शुरू से IMF की मुखालफत की थी, जस्ट लाइक एनी अदर सपोर्टर ऑफ इमरान खान। खुद इमरान खान भी कह रहे थे, लेकिन बहरहाल वो IMF की तरफ चले गए हैं। अब IMF की तरफ जब चले गए हैं तो बात तो बिल्कुल सही है कि अब पॉलिसी वही बनाएंगे
अब हमने चूंकि बहैसियत एक मुल्क उनके अपनी मईशत उनको गिरवी रख के दे दी है, तो अब हमें रोने के बजाय इंतजार करना है नताइज का। और हमने उनके ही बंदे वजीर खजाना भी लगाए हैं, उनके ही बंदा स्टेट बैंक का गवर्नर भी लगाया, स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर भी लगाया। पूरी मईशत न सिर्फ प्रोग्राम उनके, बल्कि उन प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमने बंदे उनके ही लगा दिए हैं। तो अब जैसे उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ मेरा ख्याल है, जैसे मैं अभी देख रहा था, और पेंशन में भी इजाफा नहीं हुआ। तो ये IMF की डिक्टेशन थी, और वो डिक्टेशन हमें डरा ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब, आपने बात सुनी अब्दुल्ला खान साहब की, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से कि कब तक आपका ख्याल है कि हम इसी तरीके से IMF और उसके वर्ल्ड बैंक के सामने अपने आप को गिरवी रखते रहेंगे, और इसी तरह से जो है वो हमारा कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने नहीं जा रहा, CPEC समेत? आपको लगता है किसी वक्त हम निकल पाएंगे सब में से? देखें, निकल जरूर पाएंगे, और उसका सिर्फ तरीका ये है इकोनॉमिक ग्रोथ लाने का कि आप अपने एनर्जी को सस्ता करें। देखें, अंडर CPEC आपके 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं। अगर आपकी एनर्जी प्राइसेस यही रहेंगी जो कि आजकल हैं, जो कि और फिर एनर्जी टैरिफ इस हुकूमत ने आके बहुत ज़्यादा बढ़ाया है पिछले 2 साल में, हर 2 महीने के बाद ये 30-40% बढ़ाते हैं। इसकी वजह से मैं नहीं समझता कि एक इंडस्ट्री भी आएगी, एक चाइनीज इंडस्ट्री भी आके यहाँ लगाएगी, जब उनको इससे 4 गुना सस्ता अपने मुल्क में वो बना सकते हैं, तो वो क्यों यहाँ पर लाकर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे और इतनी महंगी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। तो ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है ये इनको बहुत बुरी तरह मरवा रही है। अभी पेट्रोल का जो क्राइसिस आया आपके सामने है, इसी तरीके से 200 अरब के वो जो सुकूक बॉन्ड अभी जो है बेचे गए हैं, उसमें सारा का सारा किसको पेमेंट्स हुई हैं आपने शुरू में बताया ही है, ठीक है ना। तो ये लोग जो हैं, ये लोग मुल्क को बेच चुके हैं, और बाकी जो है इसको दिवालिया कर रहे हैं। 2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट चढ़ चुका है, जो कि 2 अरब रुपए रोज बढ़ रहा है, ठीक है जी। किस वजह से बढ़ रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सर्दियों में 7000 मेगावाट थी, और आपकी जनरेशन 36,000, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 36,000 मेगावाट थी। 7 कहाँ और 36 कहाँ, तो वो बाकी जो दरमियान में 7 से 36 के दरमियान में जितनी वो कैपेसिटी थी, इसकी आप कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे थे, यानी बिजली आप इस्तेमाल करें ना करें, आपने ऐसे वायदे किए हुए हैं कि आप उन IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं, और उससे आपका मुल्क दिवालिया हो रहा है सीधा सीधा। और जितने चोर हैं इस वक्त, जिनका खरबों रुपया बाहर पड़ा हुआ है, स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, एक भी ड्यूल नेशनल नहीं है, सारे पाकिस्तानी नेशनल हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल है। ड्यूल नेशनल तो बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। आपकी 90,000 फौज ने हथियार डाल दिए क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, ये आपके लिए देखें, सन 71 में पाकिस्तान ने हथियार डाले और बांग्लादेश बना, ठीक है जी। उससे पहले मिड 60s में जो ये थे इंडिया के जो सदर बने बाद में, क्या नाम का, जो साइंसदान थे उनके, न्यूक्लियर, अब्दुल कलाम जो हैं, ये पाकिस्तान आए मिड 60s में। अपनी जब इन्होंने PhD की थी, उन्होंने आकर मिले मुख्तलिफ लोगों से, और उन्होंने कहा सियासतदानों से कि मैं यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। इन्होंने उनको ग्रेड 17 की नौकरी नहीं दी, और वो बेचारे 3 महीने यहाँ ठोकरें खाकर इंडिया वापस चले गए, और वहां जाके उन्होंने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, और उन्होंने 1974 में पहला धमाका कर दिया था, ठीक है जी, जिसके बाद हमें होश आया। अगर उन साहब को आप यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करने देते, तो आपका मुल्क ना टूटता। ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवरसीज जो बाहर से लोग आते हैं ना, ये कितने कारामद लोग होते हैं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने आज आपको बताई है। ये मीडिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ सबसे ज्यादा है, ड्यूल नेशनल्स का दुश्मन है। किस लिए? इन ड्यूल नेशनल ने